हेलो स्टूडेंट्स। पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारा किसी भी रूप में टीचिंग पर्पस का वीडियो नहीं है। मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा ये है कि इस वीडियो में ना तो मैं आज आपको सोशलॉजी पढ़ाने वाला हूँ और ना ही आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन पर डिस्कस करेंगे और वो जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो ये है आपके आने वाला एग्ज़ाम। और अभी आपके लिए कौन सा एग्ज़ाम पास में है? और वो ये है आपका एमपीपीएससी मेंस का परीक्षा आपकी बहुत ज़्यादा पास में है, जल्दी ही शुरू होने वाली है। और एमपीपीएससी मेंस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी की होती है और मेंस में केवल और केवल टोटल पोस्ट के 3 गुना लोगों को ही लिया जाता है। ये भी आपको मालूम है अच्छे से। जैसे यदि 110 पोस्ट हैं तो केवल और केवल 330 लोग ही उसमें क्वालिफाई होंगे और वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंचेंगे। मेंस के साथ सबसे बड़ा जो इशू ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पुराने हों और चाहे वो नए हों, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर क्या समस्या है कि जिसके चलते मेंस कई लोग लगातार देते रहते हैं और मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता। जब नए स्टूडेंट्स भी उनसे मिलते हैं तो नए स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये सुन करके और ऐसे लोगों से बात करके कि ये तो 4-5 बार से लगातार मेंस दे रहे हैं और इनका चयन नहीं हो पा रहा है, फिर हमारा आखिर कैसे होगा? सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ कोई एनालॉजी नहीं है कि यदि ये 5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 1 साल में कैसे होगा। इस तरीके का कोई भी इक्वेशन नहीं होता है। मेंस आपका निकलना आपकी एक बेहतर तैयारी के ऊपर ही निर्भर करता है। आप जितनी अच्छी तैयारी के साथ मेंस देंगे, आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे और आपने जैसी तैयारी करी है उस तरीके से जाके आप यदि लिख देंगे तो निश्चित ही आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, सारी की सारी बातें घूम फिर करके कहाँ आकर के इकट्ठा होती हैं? वो इकट्ठा होती हैं कि आपने जितनी भी तैयारी करी है और आप जब से भी तैयारी कर रहे हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में वो जो 3 घंटे का आपका जो परफॉर्मेंस होता है, वो 3 घंटे का परफॉर्मेंस डिसाइड कर देता है कि आपका मेंस क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। हालांकि इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सभी लोग अपने अपने लेवल पर यदि इंडिविजुअल देखा जाए कि कई सारे स्टूडेंट्स जो मेंस देते हैं उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। इंडिविजुअल लेवल पर आप यदि अपने फैक्टर्स ढूंढने लगें, कारण ढूंढने लगें, तो ऐसे कई सारे कारण इकट्ठा हो जाएंगे जो सभी लोगों के इंडिविजुअल लेवल पर अलग अलग रहेंगे कि इनका इस कारण से नहीं निकला, इनका इस कारण से नहीं निकला। कई सारे कारण हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको अपने लेवल पर जैसा कि मुझे लगता है और अपने लेवल पर मैं आपको कुछ कारण बताना चाहता हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने उन कारणों पर विजय पा ली तो आप बहुत कुछ कहना चाहिए जो मेंस की समस्या है उसे सॉल्व कर देंगे। क्या क्या कारण है वो जो मुझे लगते हैं कारण? सबसे पहली बात तो ये परीक्षा का अनावश्यक दबाव। देखिए, परीक्षा का दबाव आना एक बड़ी सामान्य सी बात होती है। कोई भी परीक्षा होती है, अब चाहे वो देखिए प्रीलिम्स जो होता है ना, प्रीलिम्स का भी प्रेशर होता है, मेंस का भी प्रेशर होता है और इंटरव्यू की यदि हम बात करें ना, तो इंटरव्यू में तो 1 to 1 आपको जाकर के फेस टू फेस वहां पे जाकर के लोगों से मिलना है, उनके प्रश्नों का जवाब देना है। तो इंटरव्यू का भी अलग प्रेशर होता है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी भी एक परीक्षा का प्रेशर ना हो। इनफैक्ट आपका जब चयन हो जाता है और जब आप जॉब में रहते हैं तो पता चला कभी कलेक्टर ने मीटिंग बुला ली तो उसका प्रेशर हो जाता है। तो देखिए, दबाव आ जाना ये एक बड़ा सामान्य सी बात होती है। प्रेशर कहना चाहिए कई बार अच्छा भी होता है। प्रेशर में आकर के हम कई बार अच्छा काम भी कर देते हैं। तो एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है वो तो रहेगा। हम भी जब अपनी तैयारी करते थे, जब मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, तब भी कहीं ना कहीं प्रेशर है।
हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते और ना ही मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। ये बहुत नेचुरल फिनोमिना है, प्रेशर रहेगा। लेकिन यहाँ पे समस्या किस बात की है? इस बात की समस्या है कि कुछ लोग इस प्रेशर को क्या करते हैं, चाहे वो मेंस का प्रेशर हो, अभी हम मेंस की चर्चा कर रहे हैं। तो मेंस में चूँकि आपको मालूम है बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लगातार पेपर होते हैं, ठीक है? मंडे से पेपर शुरू हो जाते हैं, लगातार पेपर चलते रहते हैं, आपको रिवीजन का समय नहीं मिलता है, ठीक है? जीएस फर्स्ट पेपर हुआ, फिर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फिर एथिक्स का पेपर हो गया, हिंदी का हो गया, निबंध का हो गया, पूरा दिमाग खिचड़ी हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है पूरी तरीके से। और आपका नेक्स्ट पेपर, उसमें आप क्या रिवीजन करेंगे? कुछ रिवीजन नहीं हो पाता, वो तो बस अपने मन की शांति के लिए बस देते ही रहते हैं, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में ये जो एक फैक्टर है, अनावश्यक दबाव, यदि आप अ, कोई भी परीक्षा है, हम मेंस की चर्चा कर रहे हैं, उसका आपने अनावश्यक रूप से दबाव ले लिया, ठीक है? अनावश्यक दबाव से मतलब क्या हो जाता है कि कई लोग केवल और केवल, आपने देखा होगा और यदि आप भी उसमें से एक हैं, कि आप यदि यही चर्चा करते रहते हैं, "अरे यार तैयारी नहीं हो रही है, तैयारी नहीं हो रही है, क्या करें? रिवीजन नहीं हो पा रहा है, ये छूट गया है, वो छूट गया है, अभी तो हिस्ट्री मिडेवल पूरा बाकी है, अभी तो मैंने एथिक्स की केस स्टडी नहीं देखी है, अभी तो मेरा निबंध बाकी है, अभी तो हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन है, हिंदी इंग्लिश वाला, वो तो मुझे आता ही नहीं है।" इस प्रकार की चीज़ें। तो ये अनावश्यक दबाव है और इसके चलते कई बार स्टूडेंट्स बीमार भी पड़ जाते हैं एग्जामिनेशन के कुछ समय पहले। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइज होने के बाद फिर वो निकलते हैं वहाँ से ड्रिप ड्रिप लगवा करके परीक्षा देते हैं और बाद में उनको पता रहता है कि हमारा चयन नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिए, अनावश्यक दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और इससे बचने के लिए एक बहुत सिंपल सी कहना चाहिए कि एक स्टडी है, और वो स्टडी क्या है? टाइम टेबल की। कि आपने यदि टाइम टेबल बना लिया, ठीक है? आप सभी लोग अपने अपने लेवल पर टाइम टेबल बना सकते हैं। टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल बनाना बहुत बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं है। आपने टाइम टेबल बना करके यदि उसे फॉलो कर लिया तो आप जंग जीत जाएंगे। सफल और असफल जो लोग होते हैं ना किसी भी क्षेत्र में, हम यहाँ पे केवल और केवल कंसंट्रेट कर लेते हैं मेंस को लेकर के। मेंस में सफलता मिल जाना, मेंस में सफलता असफलता मिलना, सफल और असफल के बीच में एक बहुत बड़ा जो कहना चाहिए कि डिस्टिंग्विश हम कर देते हैं उनको, वो यही है कि जिसने टाइम टेबल को फॉलो कर लिया वो सफल हो जाता है। ज़्यादातर लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो एक टाइम टेबल बनाते हैं, 3-4 दिन फॉलो करते हैं उसको, उसके बाद फिर से एक नया टाइम टेबल बनता है, फिर कुछ दिन के लिए फॉलो होता है, देन फिर एक और टाइम टेबल एंड नंबर ऑफ टाइम टेबल्स। तो टाइम टेबल बनाना नहीं है, उसे फॉलो करना है, ये सबसे कठिन काम होता है। लेकिन आपने यदि टाइम टेबल बना करके फॉलो कर लिया उसको कड़े प्रयासों से, तो ये अनावश्यक दबाव को समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिए, अनावश्यक दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, समय प्रबंधन ना कर पाना, टाइम मैनेजमेंट। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन बात आती है जब लिखने के लिए, तो लिखने के लिए आपके पास समय सीमित है, 3 घंटे का समय है। और आपके पास पहले तो क्या होता था, जैसे मेरा 2012 में मेरा जो कहना चाहिए बैच है, मेरा जो मेरा सिलेक्शन है 2012 का है, तो हमारी जो मेंस की कॉपी थी, उस मेंस की कॉपी वो ब्लैंक थी, ठीक है? उसमें प्रश्न छपे हुए नहीं आते थे, प्रश्न पत्र मिल जाता था तो हम फ्री हैंड थे। यदि एक प्रश्न हमने कहीं गलत लिख दिया, सपोज 3 मार्कर, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता था और हम उसे कई बार लास्ट में भी लिख देते थे। इनफैक्ट मैंने भी ऐसा कई बार किया है। शॉर्ट नोट गलत हो गया, आधा लिख दिया, अचानक ध्यान आया गलत हो गया तो काट के दूसरी जगह लिख दिया। आपके साथ ऐसा नहीं है। आपको एक बार ही लिखना है और आपको डिलीट करने का, एडिट करने का, बैक फुट पे आने का मौका नहीं मिलेगा। प्रश्न जहाँ लिखा हुआ है उसका उत्तर वहीं लिखना है, आपको अच्छे से पता है। ऐसी कंडीशन में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट के ना होते ही
क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाती है कि प्रश्न छूट जाते हैं। ये आपने देखा होगा, सुना होगा, आपके ऊपर भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कि भाई मेरे तो 20 नंबर का छूट गया, कोई बोलता है 30 नंबर का छूट गया, कुछ लोग और भी कहना चाहिए कि ज़्यादा नंबर छोड़ के आ जाते हैं, 50-50 नंबर तक का लोग छोड़ कर के आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, यदि आपने 300 नंबर में से यदि आपने 50 नंबर का छोड़ दिया, तो अब आपके जो 250 बचे हैं, उसकी ही चेकिंग होना है। अब आपको जो नंबर मिलेंगे 250 में मिलेंगे, 300 में से नहीं मिलने वाले हैं। तो समय प्रबंध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समय प्रबंध करने के लिए ये आवश्यक है कि आप कहीं न कहीं टेस्ट पेपर लगाने लगें, ठीक है? टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर ये बाकायदा टाइमिंग से ही लगाइए, घड़ी सामने रख लीजिए, और एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको घड़ी मिलेगी, और टेस्ट पेपर लगाइए। टेस्ट पेपर 3 घंटे के हिसाब से ही लगाइए, 3 घंटे के पहले ही उसे पूरा करने का प्रयास करिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। समय प्रबंधन भी आपने कर लिया, वहां पर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, तो आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। चलिए अगली समस्या हम बात करें, परीक्षा भवन का दबाव। देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था परीक्षा का अनावश्यक दबाव, वो तो तब था जबकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपकी परीक्षा नहीं हुई है। ये कब का दबाव है? ये वो दबाव है कि जब आपकी परीक्षा की तिथि आ चुकी है और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के अपनी सीट पर बैठ गए हैं। एग्जामिनेशन हॉल अपने आप में एक बहुत, कहना चाहिए, साइकोलॉजिकल जोन होता है, और चारों ओर आपके विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है? परीक्षा स्टार्ट हुई, अब आप देख रहे हैं अपने चारों ओर कुछ लोग लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, धड़ाधड़ स्पीड में लिखे जा रहे हैं। आप उनको देख करके दबाव में आ जाते हैं। आपसे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, फिर आपने अपने चारों ओर देखा तो आपको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया से सब कुछ बन रहा है, मैं ही एक बेवकूफ़ हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं बन रहा है। तो परीक्षा भवन का जो दबाव होता है वो होगा, ठीक है? ये सब पर रहता है। देखिए हमारे ऊपर भी था, और आप कभी भी किसी भी स्टूडेंट से चर्चा करेंगे किसी भी एग्जाम में, तो एग्जामिनेशन हॉल एक जगह ही ऐसी होती है कि वहाँ का प्रेशर होगा, ये आपको पहले से ही सोच लेना है, और उसके दबाव में नहीं आना है ज़्यादा। सामान्य रूप से आपको वहाँ पर जाकर के अपना प्रदर्शन करना है। इसके दबाव में कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। क्या क्या दुर्घटनाएं हो जाती हैं? नंबर एक, हमारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। नंबर दो, हमसे प्रश्न आते हुए, जो प्रश्न आते हैं आपको सरल है, वो आप गलत करके आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और इसके अलावा आपसे प्रश्न वहां पर छूट जाते हैं। आप किसी प्रश्न का उत्तर पहले सोचते हैं सही, लेकिन इसके प्रेशर के चक्कर में आप क्या कर देते हैं, गलत लिख देते हैं उसको। या आप किसी से पूछ लेते हैं, अपने ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछ लेते हैं, जो आपको नहीं मिल रहा है वो आपको जवाब देता है, और वो हमेशा ही आपको गलत मिलने वाला है। ये सब सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में। और यदि आपको ये जो प्रेशर है इसको थोड़ा सा जीना है यदि, ठीक है, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ये करना पड़ जाएगा कि आप टेस्ट पेपर या तो किसी ऐसी जगह जाकर के लगाइए, या तो लाइब्रेरी में जाकर के लगाइए, या जिस किसी कोचिंग में आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो वहां जाकर के स्वयं बैठ करके दीजिए। घर में बैठ करके मत लगाइए, क्योंकि घर जो होता है ना, घर नो प्रेशर जोन होता है। घर बहुत रिलैक्स वाली चीज होती है, या आपका जो रूम है जहाँ पर आप रहते हैं वो नो मतलब रिलैक्स वाला जोन होता है, वहाँ हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता है। इसलिए आप चाहे लाइब्रेरी में, और मैं आपको सजेशन दूंगा तो आप जाकर के किसी भी क्लास में बैठ करके लगाएंगे, तो इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको होगा। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा भवन का दबाव, उससे आपको हैंडल करना है। नेक्स्ट, ये एक बहुत बड़ी समस्या है मेंस में प्रश्न की। देखिए मेंस में जो प्रश्न आते हैं आपके, वो एक तो प्रश्न आते हैं आपके फैक्चुअल, यानी तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न से मतलब क्या हो जाता है, जैसे सपोज आपसे पूछा जा रहा है ज्योग्राफी में कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र का वर्णन करें।
तो उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है ये तथ्यात्मक प्रश्न है, ठीक है। यदि आपने याद किया होगा, याद होगा तो ही लिख पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। अब आप सोचें कि आप दक्षिण के पठार का लिख देंगे तो गलत ही हो जाएगा वो तो, क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न है, ठीक है। या इतिहास में आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। सपोज आपसे कहना चाहिए जो कलिंग का युद्ध है उसके बारे में पूछा जा रहा है, या एथिक्स में आपसे कुछ पूछने में आ रहा है कि एटीट्यूड जो है उसकी आप विशेषताएं बता दीजिए, ये सब तथ्यात्मक प्रश्न होता है। लेकिन इसके अलावा कई सारे जो प्रश्न हैं वो क्या है, वो विश्लेषणात्मक प्रकृति के होते हैं। विश्लेषणात्मक प्रकृति से मतलब क्या होता है कि प्रश्न तथ्यात्मक नहीं है, कुछ फैक्ट नहीं पूछा जा रहा है, और आपसे कुछ प्रश्न का उत्तर आपकी नजरों से जानने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आपसे संविधान में यदि पूछ लिया कि भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की बढ़ती हुई भूमिका का वर्णन करें, तो क्या होगा, ये एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है, और इसका वर्णन आप तभी कर पाएंगे जबकि आपने उस चीज को समझ रखा होगा। तो ये जो विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं, इनके साथ सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि कई लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। समझ नहीं पाने से मेरा मतलब ये कि प्रश्न पढ़ने के बाद ये समझ में नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है कि आखिर हम इसका उत्तर क्या लिखें, ठीक है, आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा थोड़े हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है, क्योंकि हमारे साथ भी ये सब घटनाएं हो चुकी हैं, और कई लोगों के साथ ये घटनाएं होती हैं कि प्रश्न समझ में नहीं आता है, हम जल्दबाजी में उसे पढ़ देते हैं, जल्दबाजी में उसका कुछ और अर्थ निकाल देते हैं, और उसका आंसर छाप करके आ जाते हैं, आके नंबर भी जोड़ देते हैं कि ये मेरे नंबर तो फिक्स हैं, ठीक है। लेकिन वो वहाँ पे आंसर उसका गलत होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो प्रश्न पढ़ना है मुख्य परीक्षा के जब प्रश्न पत्र मिलेगा, चाहे प्रश्न तथ्यात्मक हो चाहे विश्लेषणात्मक हो, आप ध्यान से पढ़िए, रिलैक्स होकर के पढ़िए, और उसके बाद ही जब आप बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ यही पूछा जा रहा है, तभी आप उसका उत्तर लिखें। जल्दबाजी में यदि आपने उसका उत्तर लिखा तो कुछ का कुछ उत्तर लिखने में आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट, ये भी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चर्चा चल रही है, क्या बता रहे हैं सर, ये खराब हैंड राइटिंग। खराब हैंड राइटिंग का बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि जब आप पेपर शुरू करते हैं, 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे में यदि हम 3 घंटे का वर्णन कर लें और इसको 2/3 और 1/3 में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी शुरू के 2 घंटे सब ठीक होता है, उसके बाद लास्ट का जो 1 घंटा रहता है, यहाँ पर आपकी हैंडराइटिंग खराब होना शुरू होती है। लास्ट के आधा घंटे तो क्या होता है, सारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, और उसके बाद आप केवल लिखते हैं और समय देखते रहते हैं और लिखते जाते हैं। तो लास्ट के जो 5-6 पेज होते हैं उसमें राइटिंग, कोई भी व्यक्ति कितनी भी अच्छी राइटिंग वाला हो, उसकी राइटिंग खराब होती ही है। अब आप ये सोचिए कि यदि ऑलरेडी आपकी राइटिंग खराब है, ठीक है, तो लास्ट में जाकर के वो और कितनी खराब हो जाएगी। कॉपी चेक करने के लिए प्रोफेसर लोग ही आते हैं। यदि आपने हैंडराइटिंग सही नहीं है आपकी, आप जो लिख रहे हैं वो रीडेबल नहीं है। रीडेबल से मतलब क्या है, वहां कोई बैठा थोड़ी है ना, आप बैठे हैं समझाने के लिए किसी प्रोफेसर को कि मैंने ये नहीं ये लिखा है। यदि जो प्रोफेसर चेक कर रहा है उसे आपकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आपको एवरेज मार्किंग मिल जाएगी। यदि मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि आपने प्रश्न का उत्तर लिखा तो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, कई सारे शब्द क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको एक एवरेज मार्किंग दे दूंगा और उससे आपका चयन नहीं होने वाला है। तो जिनकी राइटिंग ज़्यादा खराब है उनको खुद को पता होता है, आप अपने साथी से भी पूछ सकते हैं। जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें रिमार्क मिलके भी आ जाता होगा कि लेखन सुधार लीजिए, तो लेखन आप सुधार लें उसमें। नेक्स्ट, निबंध की उचित तैयारी ना करना। देखिए, हर एक पेपर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। निबंध भले ही सबसे कम नंबर का है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है
कि हम ज़्यादातर लोग निबंध की तैयारी अलग से नहीं करते हैं और उनका ये रहता है कि जो जीएस है, ठीक है ना, जीएस में हमने तो पढ़ रखा है सब कुछ, और जैसा जीएस का आंसर है वो निबंध का आंसर भी लिख करके आते हैं, लेकिन निबंध ऐसा नहीं होता है। आपने भले ही जीएस में पर्यावरण पढ़ के रखा हुआ है, लेकिन आपके जीएस में पर्यावरण का उत्तर अलग है। लेकिन जब आप निबंध लिखेंगे ना, तो निबंध में आपने जीएस का उत्तर यदि लिख दिया, तो निबंध की जो कॉपी चेक करने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं हिंदी के ही लोग होते हैं और बड़े साहित्यिक लोग होते हैं। वो समझ जाते हैं कि इसने निबंध की तैयारी नहीं करी है, ये तो बस जीएस का ही आंसर छाप रहा है, तो वहां आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, आप सभी लोगों को मैं एक सजेशन दूंगा कि आप निबंध की तैयारी जरूर करें, ताकि उसके जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो आपको आगे जा करके कहना चाहिए, आपके जो मेंस में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो एडिशनल एक बेनिफिट हो जाता है। कई सारे लोग निबंध में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आ जाते हैं और फाइनल जो पोस्ट होती है उस पर उसका बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। इसलिए निबंध को आप हल्के में मत लीजिए, उसकी तैयारी भी आपको करना है। ठीक, कुल मिलाकर के ये फैक्टर्स हैं। हालांकि और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो मोटे मोटे फैक्टर्स हैं ये मैंने आपको बता दिए। कुछ और भी होगा तो हम फिर से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप की जो मेंस की तैयारी है वो ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आप ये मान करके चलिए कि आपका अंतिम चयन से मतलब क्या हो गया कि आपको जो पोस्ट मिलेगी ना, पोस्ट आपको मेंस के नंबर पर ही मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यू के नंबर तो बहुत कम होते हैं, इंटरव्यू में फ्लक्चुएशन भी बहुत होता है। आपकी जो पोस्ट है, पोस्ट जो रिजर्व होगी वो मेंस के मार्किंग से ही होने वाली है। मेंस से ही तय होगा कि आपको पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इंटरव्यू में यदि आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं तो आपकी पोस्ट अपग्रेड हो जाती है, लेकिन मेंस से ये तय हो जाएगा कि आपको पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो याद रखना, आप यदि मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोचिए, यदि आपके दिमाग में है कि मुझे क्लास 2 डिप्टी कलेक्टर चाहिए, तो आपको मेंस की तैयारी औसत नहीं करना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी करना पड़ेगी, तनाव रहित करना पड़ेगी, और जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई उस पर विजय पाते हुए ही करना पड़ जाएगी। तो इसी प्रकार से मेंस की तैयारी करें, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी मैं आपको आगे अपने जो आगे के वीडियोस रहेंगे उसमें आपको बताऊंगा। समय समय पर मार्गदर्शन मैं करता रहूंगा आपका, कि आप लोग एक पोस्ट ले लें, भले ही चाहे कम पोस्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक पोस्ट लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरल काम है, लेकिन यदि आपने बहुत व्यवस्थित तैयारी करी तो आप जरूर लेंगे। तो आप मेंस की तैयारी करते हैं। ऑल द बेस्ट, जल्दी ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।